बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, अप्रैल 2023 भी अपने ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि अब 3 साल हो गए हैं और 3 साल से लेकर लद्दाख के तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया के ऊपर चाइनीज़ बैठे हुए हैं। 3 साल से लेके इन 3 सालों में इंडिया के पास अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन होता तो यकीनी तौर पर इंडिया अब तक वो यूज़ कर चुका होता, लेकिन इंडिया ने कोई मिलिट्री जो सोल्यूशन है वो अप्लाई नहीं किया, बल्कि वो टॉक्स ही कर रहे हैं। 17-18 राउंड ऑफ टॉक्स कर चुके हैं चाइना के साथ, जो कि सारे के सारे ला हासिल गए हैं। और मैं आपको अभी से ही बता देता हूं, अगर ये 25-50 भी करेंगे वो भी बिना किसी नतीजे के ख़त्म होंगे, क्योंकि हर बार ये पैटर्न नज़र आता है। ये जाते हैं 1947 के मैप्स दिखाते हैं और वहाँ से उधर से किंग डायनेस्टी का मैप निकल के आता है चाइना की तरफ से। ये कहते हैं इधर से इंडियंस के, देखें ना ये हमारे पास था ना, अंग्रेज़ गए थे। वो कहते हैं अंग्रेज़ का क्या, अंग्रेज़ से तो पहले ही हमारे पास थे, ये अंग्रेज़ों ने तो हमसे छीने थे, तो ये तो हमारे इलाके हैं। तो यहाँ पर हमेशा बात आके टूट जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। हर बार टॉक्स में यही होता है। अब इंडिया के कुछ रिटायर्ड जनरल्स को मैं पढ़ता रहता हूँ, उनके व्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ। ज़बरदस्त जनरल भी उनके पास, ऐसी बात नहीं है, बड़े ज़बरदस्त एक सेंसिबल लोग भी उनके पास। उन्हीं में से एक एच.एस. पनक साहब है। एच.एस. पनक साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है हालिया दिनों में। द प्रिंट जो इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है उसके अंदर उन्होंने पहली बार, शायद मैंने किसी और इंडियन जो डिफेंस एनालिस्ट है ना उसकी तरफ से ये बात नहीं सुनी, ये पहली बार शायद आइडिया फ्लोट किया जा रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कंसीडर करें। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नया एक एंगल नज़र आ रहा है, नई थ्योरी फ्लोट की जा रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा उनकी बात मैं आपको दिखा दूँ कि उन्होंने कहा क्या है। द प्रिंट कहता है, उनको कोट करते हुए, कि ऑन LAC cope with the new reality or declare red lines and give marked maps to China. The government must signal its threshold for use of tactical nuclear weapons. Below this threshold, the military differential is irrelevant to secure borders. What is tactical nuclear weapon? ये कोई इस तरह नहीं होते कि जैसे हिरोशिमा पे आपने और नागासाकी पे आपने सुना होगा कि अमेरिका ने बम मार दिए, तो ये वो वाले नहीं होते, ये वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उस तरह से। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं ये कई फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये मिसाइलों में भी डाले जा सकते हैं, तोप के जरिए भी फायर किए जा सकते हैं। ये छोटी सी एरिया के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के लिए, कि बस एक मखसूस दायरा होता है, मखसूस एरिया होता है, वहाँ पर ही इसने डैमेज करना होता है। ये फैलता नहीं है इस तरह से कि पूरा का पूरा शहर तबाह करके रख दिया, ऐसा नहीं होता। ये एक ख़ास छोटे से एरिया के लिए, वहाँ पर दुश्मन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इन्होंने, पनक साहब ने क्यों ये आइडिया फ्लोट किया होगा, मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, उनके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं रीजन के अंदर अभी तक जो सामने आए हैं, हमारे रीजन में 2 मुल्कों के पास सामने आए। हमारे साउथ एशिया में 3 न्यूक्लियर पावर मुल्क है ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों का बॉर्डर आपस में लगता है। तो 3 में से 2 के पास सामने आ चुके हैं कि उनके पास हैं, ये चाइना के पास भी हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं। पाकिस्तान के पास ये, अगर आप मिसाइल देखें, नसर मिसाइल, ये डिज़ाइन किया गया था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। इसकी रेंज 60 किलोमीटर होती है, पहले भी इसके बारे में यहाँ पर बात कर चुका हूँ। और ये जहाँ ड्रॉप होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मखसूस इलाके के अंदर इसका इम्पैक्ट होता है। और ये पाकिस्तान ने असल में कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो इंडिया ने डिज़ाइन की थी उसके काउंटर में बनाया था। इंडिया ने ये डॉक्ट्राइन डिज़ाइन की थी कि हम बड़ी फ़ौज लेके, क्योंकि इंडिया के पास नंबर ऑफ़ ट्रूप्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा था बड़ी फ़ौज लेके घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और चूंकि मिलिट्री बैलेंस हमारे फेवर में होगा तो हम एरिया कैप्चर कर लेंगे कन्वेंशनल वॉरफेयर में। और जब तक यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, फलां ढिमकाना, चाइना, रशिया ये कूदेंगे जब तक, तब तक हम बड़ा एरिया कंट्रोल कर चुके होंगे और स्प्लिट कर चुके होंगे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में। ये एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाई गई थी, ये कोई आज से 20 साल पहले बनाई गई थी। उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये बनाया था कि अगर वहाँ से बड़ी तादाद में फ़ौजें आएंगी, क्योंकि 15-16 लाख की फ़ौज है, ज़ाहिर सी बात है इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास तो ज़ाहिर है उससे कम फ़ौज है, उससे आधी, बल्कि यूँ समझे कि पाकिस्तान के पास। तो उन्होंने जवाब में ये बनाया था कि अगर आएंगे बड़ी तादाद में तो हम फिर
न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक उनके ऊपर करेंगे। तो वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो थी वो ठुस हो गई थी। बड़ा कहते हैं ना, जंग के अंदर इन हथियारों का बड़ा एक हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा ये, खासतौर पर इस तरह की सिचुएशंस में जब मिलिट्री बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ हो। अब पनक साहब ने मेरे हिसाब से क्यों ये आइडिया दिया होगा, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना, ये दुनिया जानती है, आगे है, कहीं आगे। मिलिट्री गैप इंडिया और चाइना के दरमियान बड़ा है। कोई भी आपको सेंसिबल जो डिफेंस एक्सपर्ट होगा वो ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा कि इंडिया इज बेटर देन चाइना इन कन्वेंशनल वॉरफेयर। कोई नहीं कहेगा दुनिया के अंदर, क्योंकि उनका जो मुकाबला है ना बीजिंग वालों का, वो वाशिंगटन से, न्यू दिल्ली को वो कंसीडर ही नहीं करते। वो कहते हैं छोटे लेवल की फोर्स है। बल्कि ये पनक साहब ने खुद ही अपने आर्टिकल के अंदर भी लिखा है, वो कहते हैं चाइनीज के क्या व्यूज है इंडिया के बारे में, उस हवाले से वो कहते हैं आई एग्री विथ हिम। ये जो बात कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। वो कहते हैं चाइना कंसीडर्स इंडिया एज एन अनइक्वल पावर lacking the capacity to challenge its security or status. However, in alliance with the United States, whom China perceives as its principal competitor, India is considered as a regional and international competitor. मैं यही बात यहाँ पर करता रहता हूँ कि सपोर्टिंग प्लेयर है इंडिया, सपोर्टिंग पावर। अगर किसी के साथ इंडिया मिलता है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो सकती है किसी पावर ब्लॉक के साथ, लेकिन इंडिया इटसेल्फ पावर पोल है नहीं। चाइनीज ये मानते हैं इटसेल्फ कोई, जैसे चाइना इटसेल्फ एक पावर पोल है, अमेरिका इटसेल्फ एक पावर पोल है, इंडिया पावर पोल नहीं है। ये फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, लेकिन ये खुद बजाते खुद कोई पावर नहीं है इस तरह से। तो वो कहते हैं वाइल टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज द प्राइमोर्डियल कासस बेली, द सेम वाज largely settled in favor of China by force of arms in 1962. Thereafter, it has used the dispute in terms of its perception of LAC and revived or reinvented its claim over entire Arunachal Pradesh to assert its hegemony. खैर ये रीइन्वेंट नहीं हुआ, उन्होंने कभी गिव अप ही नहीं किया क्लेम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, कभी नहीं गिव अप किया। ऐसा कोई एक स्टेटमेंट आपको किसी टॉप ऑफिशियल की जानिब से नहीं मिलेगा जिसके अंदर उन्होंने गिव अप किया हो अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसा नहीं कि पहली बार अचानक से उन्होंने क्लेम कर दिया है। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि मुझे क्यों लगता है कि ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की आइडिया इसलिए दे रहे हैं गालिबन क्योंकि अनइक्वल फोर्सेज हैं दोनों ना, इंडिया और चाइना। तो अनइक्वल फोर्सेस के दरमियान जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी तो जाहिर सी बात है छोटी फोर्स को तो नुकसान होगा, वो अपना एरिया जो है वो बचा नहीं पाएगी। तो ऑप्शन आखिर में यही रह जाता है, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी पे फिर वो कहते हैं इंडिया मस्ट यूनिलैटरली डिक्लेयर इट्स रेड लाइन ऑन द बॉर्डर अलोंग आवर परसेप्शन ऑफ द LAC एंड मार्क्ड मैप्स हैंडेड ओवर टू चाइना. LAC must be physically secured by the Indo-Tibetan border police to deny opportunity for preemption. Any aggression movement across this line must be considered as hostile and dealt with tough appropriate military action. Non-military riot police actions must stop forthwith. The government must subtly signal its threshold for use of tactical nuclear weapons. Below this threshold, the military differential is irrelevant to secure borders, but political will is necessary. यही तो नहीं है, ये आइडिया ठीक है, माकूल आइडिया है, इस पर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल विल है नहीं असल में। आप देखें आपका पीएम जो है वो नाम नहीं ले रहा चाइना का, 2020 से लेके आज तक चाइना नहीं बोला उसने, चाइना घुस के आया, ये नहीं कहा चाइना घुस के आया, बल्कि क्लीन चिट दे दी कोई नहीं घुसा बोल के। मोदी साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं ना कोई आया ना कोई घुसा ना कोई हमारी पोस्ट दुश्मन के कब्जे में, कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड। मतलब इसमें ढकी छुपी बात तो कोई नहीं है। जब आपका पीएम और चाइनीज टॉक्स के अंदर बाय द वे, ये जो मिलिट्री टॉक्स होती है ना उसके अंदर चाइनीज जनरल्स क्या बोलते हैं इंडियन मिलिट्री को, आपका पीएम बोलता है कोई नहीं घुसा तो आप क्यों हमें बोलते हैं कि हम घुस के आ गए, पर ये कहते हैं उसको, आपके पीएम ने कहा था कोई नहीं घुसा तो हम तो नहीं घुसे, आप क्यों हमें बोल रहे हैं घुस के आ गया। तो पॉलिटिकल विल है ही नहीं। और मोदी गवर्नमेंट के अंडर में तो देखें पॉलिटिकल विल कैसे पैदा हो सकती है। चाइना कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ना, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का अगर मसला होता ना आगे आगे नजर आते आपको आरएसएस बीजेपी वाले सबसे पहले फ्रंट लाइन में नजर आते, क्योंकि मुसलमानों और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा वो छोड़ते नहीं है, उनको इलेक्टोरल बेनिफिट होता है। चाइना के मामले में कभी भी इलेक्टोरल बेनिफिट किसी पार्टी को नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का मामला होता है हमेशा, या मुसलमानों से जुड़ा हुआ, तो वो राजनीति के अंदर चलता है कार्ड ये।
तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल क्रिएट नहीं हो सकती। और वैसे ये भी एक डिबेटेबल बहस है कि अगर इंडिया टैक्टिकल वेपन्स यूज़ करेगा तो वो काम आएंगे उनको या नहीं आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है ना चाइना के ऊपर, वो ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास। इसमें मैं काफ़ी मरतबा यहाँ बात कर चुका हूँ कि इंडिया के पास न्यूक्लियर ऑप्शन क्यों नहीं है अगेंस्ट चाइना, और चाइना के पास है, इंडिया के पास नहीं है। लेकिन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ये उनसे डिफरेंट होते हैं, इनका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा कम होता है। अगर ये फायर, जैसे पाकिस्तान का नसर है अब 60 किलोमीटर का, ये मतलब यूँ समझें कि फायर होते ही गिर पड़ता है। अभी आप 1 2 3 4 10 गने के गिर पड़ेगा, ये इतने तेज़ होते हैं और जल्दी जल्दी गिर पड़ते हैं। तो क्या ये ऑप्शन है इंडिया के पास यूज़ करने के लिए? दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, इस पर मैं किसी और एपिसोड में बात करूंगा कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स काम आ सकते हैं अगेंस्ट चाइना या नहीं आ सकते। लेकिन फॉर नाउ ये एक पनक साहब ने डिफरेंट बात की है, और ये किसी और, मैंने एज आई सेड इन द बिगनिंग, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह से नहीं सुनी बात, पहली बार सुन रहा हूँ। ये नया आइडिया है, अब देखते हैं इसके ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं इंडिया के अंदर, और क्या कमेंट्री दीगर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं इसके ऊपर।